हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका पवन बाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे इंग्लिश क्लास 10 की नई बुक जो कि कुमार भारती है। अभी तक हमने इस चैनल पर सिर्फ सेमी इंग्लिश की जो बुक है माई इंग्लिश कोर्स बुक, उसको हमने कवर कर लिया है क्लास 10 का। अब हम बढ़ने वाले हैं दूसरी जो कि इंग्लिश मीडियम की किताब है उसके साथ में, कुमार भारती। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट मच अडू, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में कि ज्यादा समय न गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 1 का सेक्शन 1.1 यूनिट 1.1, जो कि एक कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, और इस कविता के जो कवि है वो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या है इस कविता में, वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। पर इसके पहले हम ये कविता के साथ आगे बढ़े, इस पोएम के साथ आगे बढ़े, हम वार्मिंग अप सेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो वार्मिंग अप जो सेशन है उसमें पेयर अप विथ योर पार्टनर एंड मैच द टर्म्स विद देयर गिवन मीनिंग्स। चलिए एक एक करके हम ये सारी टर्म्स जो है, ये सारे शब्द है, उनके मतलब क्या है, उनके अर्थ क्या होते हैं, ये देखेंगे। ह्यूमनिज्म, उनके मीनिंग्स, ह्यूमनिज्म। ठीक है, दूसरा है पैट्रियोटिज्म। इज्म का मतलब जो होता है, इज्म है ना, कोई भी इज्म जो होता है उसको कहा जाता है वाद, है ना? मानवतावाद, ह्यूमनिज्म मतलब मानवतावाद। ठीक है, पैट्रियोटिज्म मतलब जिसको हम देश प्रेम कह सकते हैं, देशभक्ति, देशभक्तिवाद, है ना। उसके बाद में इंटरनेशनलिज्म, चौथा है लिबरलिज्म, लिबरलिज्म, और पांचवा शब्द है एनवायरमेंटलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म। पर्यावरणवाद। ठीक है, सबसे पहले तो इन सभी के मीनिंग्स या फिर इन सभी के पर्यायी शब्द हिंदी में या मराठी में क्या होते हैं वो हम जानेंगे। ह्यूमनिज्म होता है मानवतावाद। ठीक है, पैट्रियोटिज्म होती है देशभक्ति, इंटरनेशनलिज्म मतलब अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीयतावाद, अंतरराष्ट्रीयता। लिबरलिज्म होता है उदारमतवाद, और एनवायरमेंटलिज्म होता है पर्यावरणवाद। तो ये जो शब्द है इनके मतलब क्या होते हैं ये हम पहले देखते हैं। मानवतावाद क्या होता है? मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा विचार प्रवाह है जो हमें किसी भी चीज से ज्यादा मानवता को महत्व देने का पाठ पढ़ाता है, या हमें वैसी सोच रखने की प्रेरणा देता है, उसे कहते हैं मानवतावाद। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, देशभक्ति एक ऐसी भावना है जो किसी भी चीज से पहले हम हमारे देश को प्रायोरिटाइज करते हैं। देश, किसी भी चीज से पहले हम हमारे देश के बारे में सोचते हैं, उसको हम कहते हैं देशभक्ति। इंटरनेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म मतलब क्या कि एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा विचार प्रवाह जो सारी दुनिया को एक ही क्या कह सकते हैं, एक कुटुंब समझता हो, एक परिवार समझता हो, या फिर एक कह सकते हैं कि एक ही शहर समझता हो, उसको कहते हैं इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म मतलब उदारमतवाद, मतलब जो भी हमारी संकुचित दृष्टि है उससे ऊपर उठ करके जब हम सारी चीजों को कह सकते हैं बड़े मन से, हम बड़ेपन से देखते हैं, उसको कहते हैं लिबरलिज्म। और एनवायरमेंटलिज्म मतलब पर्यावरणवाद, पर्यावरणवाद मतलब जहां पर पर्यावरण को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है।
ठीक है। अब इसके जितने भी कॉलम बी में इसके डेफिनेशन दी हुई है या फिर इसके मतलब दिए हुए, इसके मीनिंग्स दिए हुए, वो हमको मैच करने हैं। सबसे पहले ए, कंसर्न अबाउट एक्शन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। ये क्या है कि हम चिंता करते हैं। किस चीज की चिंता करते हैं? कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये ए हो गया एनवायरमेंटलिज्म। होल्डिंग लिबरल व्यूज, होल्डिंग लिबरल व्यूज। लिबरल मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब बड़ी सोच, है ना। क्वालिटी ऑफ बीइंग पैट्रियोटिक, विगरस सपोर्ट फॉर वंस ओन कंट्री, है ना। अपने देश को बहुत ज्यादा अहमियत देना, इसको कहते हैं पैट्रियोटिज्म। तो सी हो गया पैट्रियोटिज्म। स्टेट और प्रोसेस ऑफ बीइंग इंटरनेशनल। बीइंग इंटरनेशनल, बीइंग इंटरनेशनल का क्या मतलब होता है कि भाई देश को महत्व देने के बजाय हम सारी दुनिया को महत्व देते हैं, पृथ्वी को महत्व देते हैं, या फिर अनेक देशों से साथ संबंध प्रस्थापित करना चाहते हैं। ठीक। और आखिर में है रैशनलिस्टिक आउटलुक टुवर्ड्स ह्यूमंस रादर देन अ डिवाइन और सुपरनैचुरल। रैशनलिस्टिक आउटलुक, रैशनलिस्टिक मतलब क्या? एक सारासार विवेक, एक सारासार विवेक से विचार करके दूसरे किसी चीज को महत्व देने के बजाय हम मानव को केंद्रीभूत मानकर हमारी जो कुछ भी हम करना चाहते हैं हम करते हैं। तो इसको हम कहेंगे मानवतावाद। ठीक है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। इसको आप इसमें मैं लिख नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको आपकी बुक सामने रख करके इसको मैच कर लेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है पोएम्स इन इंग्लिश आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देखिए टाइप्स ऑफ पोएम्स। ठीक है। कविता के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है। कविता के कितने प्रकार होते हैं? अब हम पहले तो हम इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे और उसको फिर देखते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है, चाहे वो हिंदी हो मराठी हो, क्या उसमें भी इतने सारे प्रकार मौजूद है, वो भी हम देखेंगे। चलिए पोएम्स। नंबर 1 सोनेट, नंबर 2 लिमेरिक, बैलेट, एलजी, फ्री वर्स, एपिक, लिरिक, ह्यूमरस एंड इडिल। ठीक है। तो चलिए इसके मीनिंग्स हम देखते हैं। देखिए सोनेट क्या होती है? सोनेट होती है 14 लाइन पोएम, जिसको हिंदी मराठी में मुझे पता है उसको सुनित कहा जाता है। सुनित है ना। सोनेट, सोनेट क्या होती है? सुनित 14 लाइन पोएम होती है। उसके बाद में लिमरिक क्या होती है? एक सिंपल और गेय, मतलब जिसको आसानी से गाया जा सकता है, इस तरह की ये कविता होती है। बैलेड क्या होता है? बैलेड होता है बैलेड होती है ऐसी कविता जिसको हम जिसमें एक कथा शूरता की या फिर शौर्य की कथा उसमें बताई जाती है, उसको हम कहते हैं बैलेड। इट इज ballad is a type of poem in which you tell a very what we can say touching story। एक बहुत ही हृदय को छू जाने वाली कथा आप उसमें कहते हो, उसको कहते हैं बैलेड। एलेजी क्या होता है कि किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो, किसी भी चीज के बारे में आपको याद आ रहा है और उस पर आप कविता कर रहे हो। फ्री वर्स क्या? एक्चुअली ये फ्री वर्स जो होती है
वो कविता का प्रकार नहीं कह सकते उसको हम, पर वो उसके लिखने की स्टाइल से होता है। लिखने की स्टाइल मतलब उसमें कोई यमक नहीं होता है, उसमें कोई राइम ऐसा सच नहीं होता है, राइमिंग स्कीम उसमें नहीं होती है, उसको हम फ्री वर्स कहते हैं। एपिक क्या होता है? एपिक होता है महाकाव्य, है ना, जैसे रामायण है, महाभारत है। लिरिक फिर क्या होता है? लिरिक क्या होता है कि जिसको हम आसानी से गा सकते हैं, है ना, जिसको हम गा सकते हैं, तालबद्ध स्वरूप में वो लिखी जाती है। ह्यूमरस क्या होती है? जो एक सेंटिमेंट क्रिएट करती है, एक भावना को उत्पन्न करती है, उसको कहते हैं ह्यूमरस को। चाहे वो सेंटिमेंटल हो, चाहे वो थोड़ी सी फनी हो, फनी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे उसके बाद में है एडिल। एडिल इज अगेन, एडिल का मतलब होता है, इसको हम हमारे भारतीय भाषाओं के साथ में इसको थोड़ा सा हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का कविता होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेकिंग द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी, इंटरनेट, गेस एंड राइट द टाइप ऑफ पोम अगेंस्ट। अभी देखिए ये सारे टाइप्स तो हमने लिख लिए हैं, इसके जो मीनिंग्स है उसको हम फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पर करने वाले हैं। चलिए, अ लॉन्ग स्टोरी पोम ऑफन मिथिकल, है ना, एक बहुत लंबी कविता होती है जो खास करके कभी कभी मिथिकल होती है। मिथिकल मतलब एक मिथक होती है, सच्चाई हो ना हो हमें पता नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिथ, सॉरी, मिथिकल पोम है तो उसको हम कहेंगे इपिक, ठीक है। दूसरा है अ शॉर्ट स्टोरी पोम विथ अ मैसेज। शॉर्ट स्टोरी पोम विथ अ मैसेज, देखिए जैसे पंचतंत्र की कथाएं होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फेबल, ठीक है। उसके बाद में अ पोम विथ 14 लाइन्स, अभी मैंने आपको बताया कि 14 लाइन्स की जो पोम होती है उसे सोनेट कहते हैं, है ना। उसके बाद में चौथा, फोर्थ, अ सॉन्ग लाइक पोम, लिरिक, है ना, कविता मतलब गाने की तरह उस कविता को हम गा सकते हैं, उसको कहते हैं लिरिक, ठीक है। 5, अ पोम विथ नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइम्स और रिदम, है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसमें राइम रिदम नहीं होता है, उसमें कोई भी राइमिंग नहीं होती है, उसको कहा जाता है फ्री वर्स, ठीक है। सिक्स्थ है अ पोम सेट इन पिक्चरस्क रस्टिक बैकग्राउंड। पिक्चरस्क मतलब बहुत मतलब ऐसे हरी भरी जगह है जहां पर जंगल है, या फिर बहुत ही सुंदर परिदृश्य में वो कविता घटित होती है ना, उसके बारे में बात करती है, तो उसको हम कहते हैं। 7th, a poem, a sad poem lamenting death of a loved one. डेथ ऑफ लव्ड वन, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी की याद आ रही है ना, कि उसको कहेंगे एलिजी। कि किसी की, कोई आपसे छूट गया है और उसके बारे में आप सोच रहे हो, उसके बारे में कविता कर रहे हो, उसको कहते हैं एलिजी। अ 5 लाइन शॉर्ट फनी पोम विद अ राइम स्कीम ए लिमरिक। एक छोटी सी 5 लाइन की कविता होती है जो 5 लाइन की कविता होती है जो बहुत ही फनी होती है, और आखिर में अ पोम रिटन जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर, ह्यूमरस पोम, ह्यूमरस पोम, हास्य उत्पन्न करने के लिए जो कविता लिखी जाती है उसे ह्यूमरस पोम कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा वार्मिंग अप सेशन। अब हम बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता की ओर बढ़ने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए, पेज नंबर 3, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। Rabindranath Tagore, 1861 to 1941, was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. 1913 में उनको साहित्य के लिए नोबेल पारितोषिक से उनको नवाजा गया है, नोबेल प्राइज से उनको नवाजा गया है। और उन्होंने
गीतांजलि नाम की एक कविता का संग्रह लिख दिया है, जो कि बहुत ही प्रोफाउंडली सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील ऐसा ऐसी कविताएं उसमें थी, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। उस वक्त में वो कविताएं बहुत ही अलग होने की वजह से ताजी और बहुत ही क्या कह सकते सुंदर वो लगती थी। ही बिकेम द फर्स्ट, हाँ वो तो हमने देख लिया कि वो पहले ऐसे नॉन यूरोपियन है, दुनिया के पहले ऐसे नॉन यूरोपियन है। मतलब देखिए, तब तक अमेरिका में भी किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, तब तक बाकी किसी भी खंड में, जैसे हम कह सकते हैं यूरोप छोड़ के किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला था। उनको पहली बार मिला है वो 1913 में। दिस पोम इज वन ऑफ हिज वास्टली रेड एंड डिस्कस्ड पोम। और ये जो प्रस्तुत कविता है, ये उनकी सबसे पढ़ी गई और सबसे ज्यादा चर्चित कविता है। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। सब वैसे देखा जाए तो ये कविता उन्होंने जो लिखी है, उनकी जो कविता है, उनका जो लेखन है, वैसे तो वो प्रमुख तौर पर बंगाली में ही उन्होंने लिखा है, और उसको बाद में कुछ चीजों को उन्होंने खुद ही ट्रांसलेट कर लिया है। तो ये कविता भी उन्होंने बंगाली में लिखी थी, और लिखने के बाद उसको खुद ही उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। दिस पोम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। और ये जो कविता है, ये नोबेल प्राइज जिस किताब के लिए, गीतांजलि के लिए उन्हें मिला है, उसी गीतांजलि कविता के संग्रह से ये कविता ली गई है। टेगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। और देखिए, टैगोर का जो जन्म काल है वो ब्रिटिश इंडिया का काल है, जहां पर जब कि ब्रिटिशों का हमारे भारत पर राज्य था। In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. और उस वक्त रविंद्रनाथ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है, वो न ही सिर्फ ब्रिटिशों से पॉलिटिकल फ्रीडम, राजकीय स्वतंत्रता की बात ही नहीं करते हैं, तो वो राजकीय स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, और एजुकेशनल मतलब शैक्षिक। ये तीनों फ्रीडम के बारे में, वो ये चारों फ्रीडम के बारे में वो बात कर रहे हैं कि मेरे देश को, मतलब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे देश को आप सिर्फ राजकीय स्वतंत्रता मत प्रदान करो, पर हमारे देश में सामाजिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो और शैक्षिक स्वतंत्रता भी हो। अब इन सब के जो मायने होते क्या है, इनके मीनिंग्स क्या है, इनके क्या मतलब होते हैं, वो भी हमें देखना जरूरी है। अब पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब क्या होता है? व्हाट इज पॉलिटिकल फ्रीडम? पॉलिटिकल फ्रीडम किसको कहते हैं? पॉलिटिकल फ्रीडम वो फ्रीडम होता है, पॉलिटिकल राजकीय स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता होती है जहां पर हमारे देश को चलाना हमारे ही लोगों द्वारा किया जाता है। राजकीय स्वतंत्रता होती क्या है कि जो जितने भी नेता है वो अपने ही होते हैं, हमारे ही होते हैं, वही देश चलाते हैं, उसको कहेंगे राजकीय स्वतंत्रता। सोशल फ्रीडम क्या होती है? सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है? कि देखिए, हमारे देश में उस समय भी, आज भी कुछ प्रमाण में हम देखते हैं कि जो सामाजिक ऊंच नीचता है ना, जैसे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जिसको हम कह सकते हैं कि पैसे के आधार पर हो, या किसी भी चीज के आधार पर जो भेदभाव समाज में चल रहा है, उस भेदभाव को नष्ट करते हुए लोग अपने आप को एक रूप माने, अपने सारा समाज एक है, सारा देश एक है, सारी दुनिया एक है, ऐसा मान करके चले, उसको हम कहेंगे सामाजिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? कि हर एक व्यक्ति को, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि सभी को मुफ्त में पैसे दिए जाए, नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि सभी लोगों को इतनी कम से कम एक अपॉर्चुनिटी, जिसको हम कहते हैं, कि इतनी अपॉर्चुनिटी तो मिले कि वो अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके। पैसे कमाने की या फिर आर्थिक आजादी
उसको हम कहेंगे जहां पर हर एक व्यक्ति को इतनी कम से कम क्या कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिलती है, इतनी संधि उसे मिलती है कि वो अपनी जरूरतें खुद काम करके पूरी कर सके। उसको हम कहेंगे आर्थिक स्वतंत्रता। जहां पर किसी को भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी भीख मांगनी पड़े, ठीक है, जहां पर किसी को भी किसी दूसरे पर आश्रित रहने की जरूरत पड़े, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। उसे हम कहेंगे आर्थिक स्वतंत्रता। और एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशनल फ्रीडम मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने लोग ही शिक्षण व्यवस्था में भारी हो, या फिर शिक्षण व्यवस्था में उनको ज्यादा प्राधान्य मिले, ऐसा नहीं। तो सभी को, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो बन सके, इसको हम कहेंगे आर्थिक शैक्षिक स्वतंत्रता। सभी को, है ना, भले ही वो देश के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उसको कम से कम इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि वो स्कूल जा सके, कॉलेज जा सके और अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बन सके। उसको हम कहेंगे शैक्षिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में वो बात कर रहे हैं। एक एक करके ये कविता हम पूरी तरह से देख लेते हैं और कविता के बाद फिर हम उसके वर्कशॉप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कविता। पहले पूरी कविता पढ़ लेता हूं और उसके बाद में फिर एक एक दो लाइंस का मतलब आपको समझाता हूं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is laid forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। ठीक है, तो बहुत छोटी कविता है और बहुत ही ज्यादा गहरा मतलब लिए हुए है। ठीक है, where the mind is without fear and head is held high। हेड इज हेल्ड हाई का मतलब क्या होता है? सर आत्म सम्मान से ऊंचा रहे। जहां पर अभी शुरुआत नहीं कर रही है, वेर से शुरुआत हो रही है, मतलब वो ऐसी किसी जगह का या ऐसी किसी जगह की बात कर रहे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि भाई जहां पर हमारा दिमाग बिल्कुल सोचने की उस पर उसको आजादी हो, सोचने की स्वतंत्रता उसको हो, और जहां पर वो सर अपना ऊंचा रखकर जीवन जी रहा हो, मतलब आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रहा हो। Where the knowledge is free, जहां पर ज्ञान बिल्कुल मुफ्त है, ज्ञान के लिए किसी को कुछ भरपाई करने की जरूरत नहीं है। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहां पर दुनिया छोटी 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 क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे भागों में ना बटी हो। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है ना, वॉल्स, ये ऐसी दुनिया है, तो वो कहते हैं कि दुनिया ऐसी छोटी छोटे 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 टुकड़ों में ना बटी हो, जहां पर दुनिया एक हो, जहां पर दुनिया में कोई भी बंटवारा न हुआ हो। इस तरह की दुनिया, नैरो ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब नैरो डोमेस्टिक वॉल किसे कह रहे हैं? अभी इसी को कह रहे हैं कि धर्म हो, जाति हो, उसके बाद में आपकी आर्थिक स्वतंत्रता हो, इस सारी चीजों को वो कह रहे हैं। इन सभी चीजों के परे, इन सभी चीजों से ऊपर उठ करके दुनिया एक दूसरे को समझ में आए या फिर एक दूसरे को समझे, इस तरह के जगह पर। Where words come out from the depth of truth, जहां पर लोग बात ऐसी करें जो सच्ची हो, जो दिल से निकली हो, ऐसी ही बात वो करे और सच्ची बात करे। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहां पर लोग बिना थके, बिना रुके अपने काम बिल्कुल परफेक्शन के साथ करें, मतलब
जैसे चाहिए वैसे, जैसे हम सोचते हैं उसी तरह से वो अपने काम बिना थके बिना रुके करते जाए। Where the clear stream of reason has not lost its way, जहां पर लोगों की सारासार विवेक बुद्धि कुंठित ना हुई हो, जहां पर लोगों की सोचने की क्षमता आज भी बिल्कुल स्वच्छ हो, जिसमें किसी भी तरह की रुकावट न हो। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब जैसे पहाड़ों से पानी बहता है, एकदम स्वच्छ दिखता है, नीला पानी बहता है, उसी तरह से हमारी सोच भी होनी चाहिए, इतनी स्वच्छ होनी चाहिए कि उसमें कोई भी बुरा विचार ना आए। इस तरह की सोच जहां पर पैदा हो, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहां पर हमारे विचार अच्छे हो, जो ड्रेरी डेजर्ट सैंड मतलब किसी बुरी जगह पर ना फंसे हुए हो, या फिर किसी बुरी जगह का विचार न कर रहे हो। डेड हैबिट किसको कहा गया है? डेड हैबिट को कहा गया है नीरस, जो जहां पर तुम्हारी बुद्धि छोटे छोटी चीजों को लेकर के झगड़ने की ना हो। इस तरह से डेड हैबिट मतलब क्या होता है कि बुरी सोच, बुरी करनी, इस तरह से, है ना, जहां पर बुराई का लवलेश ना हो, जहां पर बुराई बिल्कुल भी न पनपी हो। Where the mind is led forward by the, जहां पर मेरे विचार सिर्फ आपके द्वारा ही दिए गए हो, मतलब आप ही मुझे चला रहे हो, जहां पर आप मुझे चला रहे हो। दी का मतलब होता है, ये ओल्ड इंग्लिश है, दी का मतलब होता है यू, है ना, दी का मतलब होता है आप, है ना, जहां पर आप मुझे चला रहे हो, आपके दिखाए रास्ते पर ही मैं चल रहा हूं। आप मतलब भगवान, है ना, आपके दिखाए रास्ते पर ही जहां पर मैं चल सकता हूं या फिर मैं चल रहा हूं। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहां पर मेरी सोच, मेरे विचार और मेरी कृति दोनों भी एवर वाइडनिंग है, बढ़ती जा रही है, जो संकुचित नहीं हो रही है, जो बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें मैं समाविष्ट कर रहा हूं। इस तरह की मतलब बढ़ती हुई सोच और बढ़ती हुई कृति के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि आप मुझे बढ़ा रहे हो, आपके दिखाए रास्ते पर ही मैं चल रहा हूं, इसलिए हम आगे उस तरह से बढ़ रहे हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, दुनिया के स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे पिता, माय फादर लेट माय कंट्री अवे, मेरे देश की नींद उस जगह पर खुले। ऐसा वो कहते हैं कि मेरा देश आज सोया हुआ है, पर उसकी नींद कहां पर खुले? जहां पर क्या हो, जहां पर आप सोचने को स्वतंत्र है, आप आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं, आप जहां पर ज्ञान आपको मुफ्त में मिलता हो, जहां पर दुनिया छोटे छोटे विभागों में ना बटी हो, जहां पर लोग अपने दिल से बात करते हो, जहां पर लोग पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, लोग पूरी मेहनत से बिना रुके बिना थके एक सबसे क्या कहते हैं उत्तम की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर लोगों की सोच कुंठित न हुई हो, किसी बुरी विचारों में उनकी सोच न अटकी हो, या फिर जहां पर आप मुझे आगे बढ़ा रहे हो और मैं आगे बढ़ते हुए अपनी सोच को भी बढ़ा रहा हूं और अपने कृति को भी बढ़ा रहा हूं, उस जगह पर मेरे पिता मेरे देश को जगने दो, मेरे देश की नींद उस जगह पर खुले। ठीक है, आशा करता हूं ये कविता आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।